મારા ઘરનો સ્તંભ વયો ગયો છે. હવે તમે મને પાછો આપો, મારે બીજું કઈ ન જોઈએ. આજ પછી કોઈ દિવસ કોઈ વોટ જ નહીં કરતા. જો આપણી ગવર્મેન્ટને પોતાની સુવિધા રાખવી છે, તમારા પાછળ કેટલા વીઆઈપી હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે, તમારો જીવ છે. આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ નથી. આ છોકરાઓનું શું, આનું ભવિષ્ય શું? पहलगांव के 22 रन में 22 अप्रैल को एक आतंकी घटना होती है. मुझे मेरा एक परिचित एक पोस्टर भेजता है, व्हाट्सएप पर वो शेयर करता है. पोस्टर में लिखा होता है, जाति नहीं पूछी धर्म पूछा. इस पोस्टर को देखते ही मेरा दिमाग चकराने लगता है. मैं समझ चुका था इस पोस्टर को भेजने के पीछे उस व्यक्ति की, उस शख्स की मंशा क्या है. वो एक भोला भाला हिंदू था, भक्त टाइप का हिंदू. वो मुझसे पूछ रहा था कि 22 रन में जिस तरह से हमारे 27 हिंदू भाई बहन मारे गए, किसने मारे, क्यों मारे, उन्होंने हमारा धर्म क्यों पूछा, जाति क्यों नहीं पूछी. वहां पर हमारा एक कश्मीरी मुसलमान भी शहीद हुआ था, मगर इसकी किसी को परवाह नहीं थी. मैं तुरंत अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखना शुरू कर देता हूं और लिखता चला जाता हूं, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था आतंकवादी जो करना चाहते थे वो अपना काम कर चुके थे. भारत में जिस तरह से सांप्रदायिक भेदभाव फैला हुआ है, मुसलमान हिंदुओं के निशाने पर होते हैं. हर बात का दोष मुसलमानों पर लगा दिया जाता है, उनके मत्थे मढ़ दिया जाता है. मुझे समझ में आ गया था कि छत्तीसगढ़ बीजेपी चाहती क्या है. मेरे साथ एक बार फिर आज पूछता है भारत. दोस्तों, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और हम राष्ट्रवादी हैं. हमारी सोच राष्ट्रवादी है. हमारी चैनल की लाइन है न्यूज फर्स्ट नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि, यानी कि नेशन फर्स्ट हमारी लाइन है. और हमें आज ये सारे लोग आके, एक सुपरस्टार दुबई से वापस आया, कहता है मुझे वापस आके एक ही बात कहनी है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, उसे पता है कौन है. वो कहता है धैर्य रखो, फॉरबेरेंस की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है. चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं. मैं सुपरस्टार से कहना चाहता हूं, ये धैर्य 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 की लेक्चर हमेशा हमें क्यों दी जाती है. हमेशा राष्ट्रवादी लोगों को कहा जाता है धैर्य रखो, धैर्य रखो. हमारी धैर्य खत्म हो चुकी है. सबसे बड़ी बात यह है कि हमें लग रहा है कि अभी सारे लोग लेक्चर दे रहे राष्ट्रवादी लोगों को धैर्य रखो. मतलब कहने की कोशिश करें पाकिस्तान को कुछ मत करो, असदुद्दीन ओवैसी को सवाल मत पूछो, धैर्य रखो. असदुद्दीन ओवैसी कहेंगे सड़कों पे तो उतर जाओ, तो कहा जाता है धैर्य रखो. ये देखिए सारे लोग वहां पे पिकनिक बनाने बैठे हुए और कहते हैं सड़कों पे उतर जाओ. इन्हें पता है हमारी सेना पर क्या हो रहा है. जब सबको पकड़ के कहा गया, जब नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को कहा गया कलमा पढ़ो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, और जब पता चला कि हिंदू है तो उस पर गोली मार के उसको मार दी, उसके शादी के 9 दिन बाद. और हमें बोला जा रहा है देखो क्रोध मत करो, तुम हिंदू हो, तुम सनातनी हो, सनातनी विचारधारा के जितने लोग हैं इनको धैर्य रखना चाहिए. दोस्तों, और प्रूफ क्या चाहिए, मैं सवाल कर रहा हूं. कलमा की टेस्ट हुई कि नहीं हुई, कलमा वाली टेस्ट हुई कि नहीं हुई. जितने वहां पे लोग थे उनको पकड़ के पूछा गया कि कलमा की रिसाइटल कीजिए, कलमा की रिसाइटल कीजिए, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो. मतलब कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को जीने के लिए अभी कलमा पढ़ना होगा. और अगर कलमा नहीं पढ़ पाओगे तो डरो कि मारे जाओगे. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो लोग हैं, जो सर्वाइवर है वो कह रहे हैं. मैं अर्नब गोस्वामी नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है. ये वो सच्चाई जो उमर अब्दुल्ला मान नहीं पा रहा है. बीजेपी चाहती क्या है. वो कहना चाहती थी कि राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं. उनका मतलब था वो जाति की बात करते हैं.
जबकि राहुल ऐसा नहीं करते। बहू बगल में थी, उसके शरीर पूरा लाल हो गया था, उसका पूरा सर इसके ऊपर आधा सिर। आप देश के नौजवानों की चिंता है, देश के नौजवान इस तरह मारे जाएंगे। देश की प्रतिभाओं का खून बह रहा है, आप कुछ करिए। आप बेटे हैं ओ भाई, ऐसे नागरिक मरता रहेगा और ऐसे ही चला जाएगा। अगर हम उसे शहीद का दर्जा देंगे तो ये कल फिर मारेंगे। और शहीद का दर्जा ये दिखा रहे हैं आप मारो भैया। मैं सिर्फ इसलिए मांग रही हूँ, मैं अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए। और मैं सिर्फ शुभम क्यों 26 जनवरी तक सबको मिलना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हमें सिर्फ ये चाहिए जो देश के लिए उसने प्राण गए, रिश्वत चाहिए, सम्मान चाहिए, और वो आप दिला सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से, आपने जो कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। पूरा देश चाहता है, पूरा देश इस समय आपके साथ खड़ा है। मेरा बेटा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी और का बेटा ना जाए इस तरह। कितने वहाँ पे कितने लोग? 800 से 800 के बीच के लोग। वो बंदा पता नहीं कहाँ से आके हम लोगों के बीच में घुस के, और नॉर्मल कपड़ों में, ये भी कि इंसान कुछ देखे तो डरे। नॉर्मल कपड़ों में आके उसने सीधे हिंदू है, मुसलमान है, यही पूरा जो चल रहा है सब जगह, यही किया उसने। 5 सेकंड पहली गोली उसको अगर नहीं पड़ी होती, पहली गोली मारी है उसको, पहली गोली शुभम को मारी है तो आतंकवादियों ने पहली गोली शुभम। और ये कितना टाइम चला ये पूरा? 45 से 50 मिनट आराम से। उन्होंने इत्मीनान से पूछ के कपल्स को ये टारगेट किया था कि उसकी पत्नी के सामने उसके पति की हत्या करें और उसको दिखाएं, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चैलेंज करा है। बताओ हमने क्या किया। और जा करके महिलाओं को बोलते थे कि जाके अपनी गवर्नमेंट को बताओ मैं तेरे पति को मार रहा हूँ। सर जब गोली चलती ले रहे हैं ना पूछने में कि हिंदू मुसलमान, उसमें भी तो कई लोग भाग रहे हैं। ऐसे फायर नहीं कर रहे हैं, ये मकसद से आए हैं, पूछ के मार रहे हैं। अगर ये पूछ के नहीं मार रहे हो तो वहाँ 100 से 200 लोग मरे। लेडीज भी की डेथ होती है। मैं भी नहीं होती, मेरे घर वाले जो गए थे ऊपर से, वहाँ जितने लोगों को पूछ के मारे, उनकी टारगेट था। यहाँ का पूरा परिवार यहाँ है, आप स्पीकर फोन पे है। मेरा पूरा परिवार सब आदरणीय राहुल जी के साथ है, और बहुत विभत्स घटना हुई है। ये जो मेरी बहू है, जो मेरे बेटे की बहू है, जो उसके साथ थी, वो बता रही है आपको घटना। जरा आप प्लीज सुनिए, बताइए। वहाँ पे 69 सिटीजन्स मारे गए हैं और बहुत गंदी तरीके से मारे गए हैं। और आप जो हम लोगों के ऊपर बैठे हुए वो जो सरकार को, इस देश को देख रहे हो, उनको इन 69 मारे गए लोगों को शहीद का पद देना है, शहीद का दर्जा देना है। बस मैं यही उम्मीद, इसी उम्मीद से बात कर रही हूँ, इसी उम्मीद से बस खड़ी हूँ मैं। यही ताकत मुझे खड़ा करके रखी है। सही बात है। जाति नहीं पूछी, इसलिए एक हो जाओ। एक हो तो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उनका मतलब यही था। इस तरह के पोस्टर्स भी मुझे देखने को मिल रहे थे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर। आतंकवादी जो कहना चाहते थे, जो करना चाहते थे, उन्होंने कर दिया था। हमारे देश के भोले भाले हिंदू उनके हाथ का खिलौना बन चुके थे, उनके हाथों में वो खेलने लगे थे। धर्म पूछ कर मारा है, हम धर्म बता कर मारेंगे, हम धर्म बता कर मारेंगे। ऐसा लग रहा था इसमें कसूर आतंकवादियों का नहीं है, भारतीय मुसलमानों का है। उन्होंने ही हमारे 27 हिंदू भाई बहनों की जानें ली हैं। मुझे लग रहा था कि मेरे देश को क्या हो गया है, मेरा देश क्या से क्या बन गया है, किसने इसे ऐसा बना दिया है।
हम सुरक्षा चूक को नहीं देख रहे थे, उसे नजरअंदाज कर रहे थे। हमें तो अपने देश के मुसलमान दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि अपने आक्रोश को हमें किसी पर तो निकालना था। आतंकवादी तो जल्दी मिलते नहीं, और जो खुफिया एजेंसियां थी, हमारी फोर्सेस थी, उन पर आरोप इससे पहले लग पाते एक बड़े वर्ग को, एक बड़े क्लास को, एक बड़े समुदाय को, धार्मिक समुदाय को ढूंढ लिया गया था निशाने पर लेने के लिए कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं। हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, मगर हर आतंकी मुस्लिम होता है। इस नैरेटिव को चलाया जाने लगा। मुझे ये नैरेटिव पहले से याद था, मैं जानता था कि ये नैरेटिव जरूर चलेगा। उनमें ये वहशीपन कहां से आया है? अरे कसूर तो आतंकवादियों का था, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों का था, खुफिया एजेंसी का था। हमारे देश के देसी जेम्स बॉन्ड क्या कर रहे थे? जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो नाम की सरकार है, उसके पास वो ताकत नहीं है जिसके जरिए वो वहां पर आए पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया करा सके। पूरी की पूरी सुरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन है। पुलिस भी वहां के मुख्यमंत्री के कहने पर काम नहीं करती। मगर कसूरवार किसको ठहराया जा रहा था, किसको बचाया जा रहा था? अब तो एफआईआर होने लगी हैं, यूट्यूब चैनल बंद होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश का एक नामी गिरामी चैनल, राष्ट्रीय चैनल 4 PM, जिसके एडिटर और मालिक संजय शर्मा हैं, बंद कराया जा चुका है। इसके 17 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। मुझे लग रहा था कि ये काम तो एक दिन करना ही करना है सरकार को, और वो कर डाला। आज सुबह मैं उठा तो यूट्यूब से एक मेल आया, उस पर लिखा था कि भारत सरकार ने कहा है कि आपका चैनल नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए आपका चैनल ब्लॉक कर दिया जाता है। मैं हैरान हुआ। मैंने यूट्यूब को मेल करके पूछा है कि कौन सा वीडियो ऐसा है जो भारत सरकार को लगा कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मैंने ट्वीट पे लिखा भी, एक्स पे लिखा भी कि जितना पूरी सरकार और मोदी जी देश को प्यार करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मैं देश को प्यार करता हूँ। उनको थोड़ा समय लगेगा, मुझे देश के लिए जान देने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जो हमारी मातृभूमि है, वो हमारे लिए पहले है। लेकिन सवाल पूछना भी क्या हम देश हित के खिलाफ है? क्या ये पूछना कि पहलगांव में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, ये पूछना क्या देश हित के खिलाफ है? मोदी जी देश नहीं है, ये मैं मानता हूँ। और लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब सवाल पूछने की आजादी होती है। नेहा राठौर और डॉक्टर मेडुसा के खिलाफ एफआईआर कराई जा चुकी है। न जाने कितनों के खिलाफ एफआईआर होगी। कसूर किसका है? अरे उसको ढूंढिए। आप अपनी असफलताओं को, अपनी विफलताओं को यूट्यूबर्स के मत्थे मढ़ेंगे कि ये देशद्रोह कर रहे हैं, कांग्रेस को घेरेंगे। अरे कांग्रेस ने 2008 में क्या किया था? जब 26/11 हुआ था, ताजमहल होटल पर हमला हुआ था, 26 पर्यटकों की मौत, दर्जनों घायल और देश में गुस्से की लहर। लेकिन इस त्रासदी के बीच एक और सवाल उठा है, क्या सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह है? इस समय बीजेपी सरकारों और कार्यकर्ताओं की ओर से ऐसे तमाम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि उनके खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन 2008 में मुंबई हमले के बाद बीजेपी ने क्या किया था? क्या उसने मनमोहन सरकार की आलोचना नहीं की थी? और क्या मनमोहन सरकार ने वैसी ही प्रतिक्रिया जताई थी जैसे आज केंद्र की मोदी सरकार जता रही है? अगले कुछ मिनटों में मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। आग्रह बस इतना है कि यह वीडियो आप पूरा देखें ताकि इस मसले का कोई पहलू छूट न पाए। तो शुरू करते हैं इस तस्वीर से। 26 नवंबर 2008 की ये तस्वीर है और इस तस्वीर को 17 साल बाद भी कोई हिंदुस्तानी शायद ही भूल पाए। मुंबई में हुए आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे। पूरे देश में हाहाकार मच गया था। सुरक्षा एजेंसियों को कई दिन लगे थे इन आतंकियों का सफाया करने में। ये पाकिस्तान से आए आतंकी थे जिनमें
अजमल कसाब को छोड़कर सभी को मार गिराया गया था। यह समय का तकाजा था कि पूरा देश एकजुट हो, पक्ष विपक्ष का भेद भूल जाए। पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये ऑपरेशन के दौरान ही 28 नवंबर को मुंबई पहुंच गए थे और वहां पर जाकर ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल के बाहर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आप हालांकि अब काफी चेहरे में बदलाव आ गया है प्रधानमंत्री बनने के बाद, लेकिन आप उस समय की तस्वीर देख सकते हैं। ये होटल के बाहर जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी ने केंद्र की मनमोहन सरकार पर जमकर निशाना साधा, उसे नाकाम बताया। उन्होंने क्या कहा आपको अक्षरशः बताते हैं। उन्होंने कहा कि कल राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का जो संदेश था वो निराशाजनक रहा। 27 तारीख को यानी 26 तारीख के तुरंत बाद, हमले के तुरंत बाद, मनमोहन सिंह जी ने, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश को संबोधित किया। उसका जिक्र करते हुए कहा था मोदी जी ने कि वो जो संबोधन था वो निराशाजनक था। पहली बार पाकिस्तान ने समुद्री मार्ग से आतंकवाद का एक ऑपरेशन किया। पाकिस्तान की मैरीन पुलिस हिंदुस्तानी मछुआरों को पकड़कर उनकी बोट जब्त कर लेती है। मैंने कहा था कि इन बोटों का देश के खिलाफ दुरुपयोग होगा, ऐसी बोटों को वापस लेना जरूरी है। जो आशंका मैंने जताई थी वो सही निकली। यह कितना बड़ा गंभीर मसला है। प्रधानमंत्री तत्काल सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाएं, नेवी कोस्ट गार्ड को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाएं। ये उस समय जबकि ऑपरेशन चल रहा था, उसके बीच भारत के एक मुख्यमंत्री यानी गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंचे थे मुंबई और देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने निशाने पर लिया था। और इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उसी 28 तारीख को एक और कारनामा हुआ जिसे शायद अब बीजेपी याद न करना चाहे। जरा ये विज्ञापन देखिए। ये दो विज्ञापन हैं जो 28 तारीख के अखबारों में छपे थे। ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट अनविलिंग एंड इनकैपेबल, यानी एक अक्षम सरकार, एक ऐसी सरकार जिसमें इच्छा नहीं है आतंक से मुकाबला करने की। और इसलिए यहां देखिए, फाइट टेरर वोट बीजेपी, बीजेपी को वोट दीजिए। यह विज्ञापन अंग्रेजी में और ये हिंदी में, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, और भाजपा को वोट दे कमल का निशान। ये ठीक 28 तारीख को यानी 26 तारीख को घटना होती है, आतंकी हमला होता है और 28 तारीख को दिल्ली के अखबारों में ये विज्ञापन छपता है। आप समझिए, ये विज्ञापन छपा, केंद्र सरकार को कमजोर बताया गया जो मुंबई के आतंकी हमलों को रोक नहीं पाई, और यह भी कहा गया कि बीजेपी को वोट दीजिए। दरअसल 29 नवंबर को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना था। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में लगातार 2 बार चुनाव जीत चुकी कांग्रेस हैट्रिक न लगा दे, इसके लिए बीजेपी ने मुंबई में हुए आतंकी हमले और शहादतों की दुहाई दी थी। यह अलग बात है कि दिल्ली की जनता को शायद ये पसंद नहीं आया और शीला दीक्षित लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रही। अब जरा जल्दी से यह भी देख लेते हैं कि मुंबई आतंकी हमले के बाद मनमोहन सरकार ने किया क्या था। 11 दिसंबर 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में खड़े होकर देश से माफी मांगी थी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो तुरंत संसद में आए, कुछ दिन बाद जब संसद का सत्र बुलाया गया और उन्होंने पूरे देश से माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैं पूरे देश से माफी मांगता हूं क्योंकि हम इस तरह की घटना को रोकने में असफल रहे। इतना ही नहीं, कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो आज के माहौल को देखते हुए जिनको याद करना बेहद जरूरी है। जैसे केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का इस्तीफा हो गया। सिर्फ शिवराज पाटिल का ही इस्तीफा नहीं हुआ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का भी इस्तीफा हो गया। यानी केंद्र से गृह मंत्री गए और राज्य से मुख्यमंत्री। ये एक जिम्मेदारी मानी गई कि ये बड़ी असफलता है। और जो आतंकी था अजमल कसाब,
उसे पकड़कर पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया, उसकी पाकिस्तानी होने की पहचान को साबित किया गया और फिर मुकदमा चलाकर उसे फांसी पर लटका दिया गया। मगर अब इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफे क्यों होंगे? राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि हम इस्तीफे नहीं देते, यह हमारी संस्कृति में शामिल नहीं है। भले ही रेल मंत्री विफल हो, भले ही कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल असफल हो, भले ही आर्थिक चुनौतियां हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी हो, ट्रंप हमारी बेइज्जती कर दे, हमारे नागरिकों को हथकड़ी बेड़ियां बांध करके हमें वापस भेजे, चीन हमें लाल आंख दिखाए, हमारी जमीन पर कब्जा कर ले, मगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया फेल हो चुका है। मगर हम अपनी असफलताओं को नहीं स्वीकारेंगे, विफलताओं को नहीं मानेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और देश में आज युद्धोन्माद फैला हुआ है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हो। मैं भी चाहता हूं जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हैं उन्हें एक एक करके ऐसे मारा जाए कि मिसाल बन जाए, कोई दूसरा आतंकवादी भारत पर, भारतीयों पर हमला करने की हिम्मत ना कर सके। मगर हमें होश से काम लेना होगा, जोश में आकर के हम कुछ गलत ना कर बैठें। मैं जानता हूं प्रधानमंत्री पर बड़ा दबाव है। पुलवामा हो गया, उससे पहले उरी हो गया था, सर्जिकल स्ट्राइक की बड़ी चर्चा हुई और 19 का चुनाव जीत लिया गया। मगर क्या चुनाव ही सब कुछ होते हैं? इंसान की जिंदगी कुछ नहीं होती। लोकतंत्र दांव पर है, हम दांव पर हैं, हमारे लोग दांव पर हैं। मगर हम किसको निशाना बनते हुए देख रहे हैं, यह भी तो हमें देखना होगा। बेकसूरों को, संजय शर्मा को, डॉक्टर मेडुसा को, इसी नाम से वो चैनल चलाती हैं, गायिका नेहा सिंह राठौर को या किसी और को। अरे ढूंढना है तो आतंकवादियों को ढूंढिए, आतंक को तलाश कीजिए, आतंक की जड़ों पर चोट कीजिए। जब तक आप आतंक की जड़ों पर चोट नहीं करेंगे, अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, भारत का भला नहीं होने वाला है, ना ही आप बदला ले सकेंगे हमारे मारे गए नागरिकों का। आज पूरा का पूरा कश्मीर भारत की ओर देख रहा है। वहां पर जिस तरह से पत्रकार अजीत अंजुम, आप भी जा रहे हो बेटा? हाँ, मैं भी तो आप तो क्या मन में कोई डर भी है? नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि कोने में आर्मी लग गई है ना, इसलिए यहाँ कोई डरने की बात ही नहीं है। क्योंकि डर जैसा कोई माहौल ही नहीं है। इधर रास्ता पर कितने ज्यादा लोग आ रहे जा रहे हैं और इधर जहाँ देखो वहाँ आर्मी ही आर्मी है, इसलिए हमको डर नहीं लगता। माई लव इंडिया, इंडिया इज द बेस्ट। भारत माता की जय। अब ये बताओ आप आगे आओ जरा, आप भी आगे आओ, थोड़ा पीछे, बस लेट नहीं हो रहा बहुत। मैं बेटा आपसे एक सवाल पूछेंगे उसके बाद। इधर आओ और कश्मीरी हमला जो हुआ है, हाँ, और जो कश्मीरी हमला हुआ है, एक मिनट, आतंकियों का जो कश्मीरी हमला हुआ है, उससे हम डरने वाले नहीं है और हम लोग आते ही रहेंगे। भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप कल पहलगाम जाने वाले हो, जाके फिर लौट के आओगे। यहाँ से वापस कब जा रहे हो आप? वापस हम 2 तारीख को जा रहे हैं। तो देश में जो माहौल टेलीविजन चैनल और इस सब पे आपने देखा होगा या सुन रहे होंगे व्हाट्सएप पर, उससे यहाँ अलग लग रहा है। हाँ, उससे पूरा अलग है। यहाँ पे पूरा सेफ्टी दिया गया है और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वैसी कोई बात ही नहीं है, इसलिए कोई डरो मत। यहाँ जो अपना ट्रैवल कश्मीर घूमने का जो कैंसिल कर रहे हो ना, वो कैंसिल मत करो भाई लोग, आओ, बेस्ट जगह है। किस तरह से वहां गए पर्यटकों का कश्मीरी स्वागत कर रहे हैं। उनसे कहते हैं पहले गोली हम खाएंगे, आपका नंबर तो बाद में आएगा, हमारा खून बहेगा, आपका नहीं। ये कश्मीर का, कश्मीरियों का वादा है। मगर हमारे देश में किस तरह की नफरत फैलाई गई है। हम अपने देश में जो कश्मीरी युवा, कश्मीरी नागरिक पढ़ने या किसी कामकाज से आए हुए हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। ऐसे 17 मामले सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से अपना
पक्ष रखा है, अपनी बात रखी है, काबिल तारीफ है। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। मुझे एक दो आए, मुझे कहा हमारा कसूर क्या था, हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए, और इस छुट्टी का जिंदगी भर अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री भी इसी तरह से हमारे सामने आएंगे, अपनी गलती मानेंगे और फिर कहेंगे कि हम बदला लेंगे, हम उनके साथ हैं, कांग्रेस उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है। मगर किसी को, बेकसूरों को अलग थलग मत कीजिए। कश्मीरी हमारे हैं, भारतीय मुसलमान हमारे हैं। अगर आप उन्हें गले लगाएंगे तो वो हमारी ताकत बन जाएंगे। कश्मीर में पर्यटन बढ़ रहा है, कश्मीरी भारत की ओर देख रहे हैं उम्मीद की नजर से। वो चाहते हैं कि हम उन्हें स्वीकारें, हम उन्हें अपना माने। इस वक्त राजनीति को ना करते हुए, कुर्सी की ओर ना देखते हुए देश को बचाने का वक्त है, लोकतंत्र को बचाने का, मानवता को बचाने का समय है। और हमें इस समय को गंवाना नहीं चाहिए, तुरंत इस पर काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए और एक नई बयार लानी चाहिए, नए युग का सूत्रपात करना चाहिए, नए भारत का। मोदी के हाथ में यह मौका है। मैं उम्मीद करूंगा वो इस मौके को जाने नहीं देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं था आपके साथ अरविंद और आप देख रहे थे मुझे अपने ही प्लेटफॉर्म अरविंद दिल से पर। नमस्कार।